नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही करते हैं, और एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू एविएशन बोटुलिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एविएशन बोटुलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट इज न्यूरोमस्कुलर इलनेस इन बर्ड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये एक तरह की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से इलनेस होती है बर्ड्स के अंदर। पक्षियों में होने वाली एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, इट्स आउटब्रेक ट्रेंड टू अकर व्हेन एवरेज टेम्परेचर आर अबव 21 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ड्रॉट। यानी कि जब सूखा पड़ता है और उस टाइम जब एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तब इस तरह की बीमारी फैलती है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताने कि एविएशन बोटुलिज्म को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जान लेते हैं एविएशन बोटुलिज्म होता क्या है। एविएशन बोटुलिज्म एक तरह की डिसीज आप कह सकते हैं जो कि बर्ड्स के अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जब भी बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया जो इनके अंदर टॉक्सिन क्रिएट होता है, ये न्यूरोमस्कुलर इलनेस जैसे हम कह सकते हैं, एक टॉक्सिन की क्रिएट होने की वजह से इनके अंदर ये बीमारी फैलती है और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्ट पड़ जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, जो ये पिक्चर देख रहे हो, ये जितने भी बर्ड है जब टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया और ये टॉक्सिन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इनके लिए, तो भी इनका जो नर्वस सिस्टम है बर्ड्स वगैरह का वो इस कैपेबल नहीं होता कि इस बीमारी से वो टैकल कर सके, और इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। और भी बहुत तरह की बीमारी इनके अंदर हो जाती है, पैरालिसिस भी हो जाता है बर्ड्स के अंदर, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें फैल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दी गई है। अब ये अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो सांबर लेक हमारी कंट्री के अंदर है, वहां इस तरह की बर्ड्स की डेथ होने की वजह से ये टॉपिक आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। बाकी ये सांबर लेक की लोकेशन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नोबेल प्राइज के बारे में जो फिजिक्स में इस टाइम अनाउंस हुआ है 2020 के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट 1, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2020 हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरीज रिलेटेड टू ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड जो काम किया है जिन लोगों ने, उनको ये प्राइज दिया जा रहा है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 के लिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल वाज थ्योरीड बाय जॉन अर्चिड व्हीलर। जॉन अर्चिड व्हीलर की थ्योरी है ये, जिन्होंने ये बताया था ब्लैक होल के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये ध्यान में रखते हुए कि 2020 के नोबेल फिजिक्स प्राइज के बारे में ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस साल का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में दिया गया है 2020 के लिए, वो दिया गया है ब्लैक होल की डिस्कवरी से रिलेटेड काम के लिए। डिटेल में जान लेते हैं कि इस साल का फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया किस किस को दिया गया है। तो इसमें 3 लोगों को शेयर किया गया है और 2 डिस्कवरी के लिए। एक डिस्कवरी तो ब्लैक होल से रिलेटेड है, तो रॉजर
रोजर पेनरोज जो है, इनको ब्लैक होल की डिस्कवरी से रिलेटेड काम करने के लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में 2020 के लिए। ये तो फर्स्ट पर्सनैलिटी हो गई। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड पर्सनैलिटी है, इन्हें कंबाइंड दिया गया डिस्कवरी के लिए फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अवर गैलेक्सी। यानी कि गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव इंपैक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कवरी इन दोनों ने करी है, इनको कंबाइंड दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 50% इस रोजर पेनरोज को दिया गया और 25% और 25% इन दोनों के बीच में ये प्राइज मनी शेयर होगा। ये हम बात कर रहे हैं 2020 के फिजिक्स नोबेल प्राइज की। यानी कि ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि जॉन अर्चिट जो थे, ये फर्स्ट पर्सन थे, आपसे बोला जा रहा है, जिन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था। नहीं, फर्स्ट पर्सन ये नहीं थी, इन्होंने तो 1960 में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इनसे भी पहले 1950 में ब्लैक होल की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही दे दी थी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो तीनों पर्सनैलिटी हैं ये किस किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो रॉजर पेनरोज जो है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और रेनहार्ड गेजल ये जो है जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। और ये एंड्रे गैज ये यूएसए से यानी कि अमेरिका से बिलोंग करती है। यानी कि आपको कंट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कहां से बिलोंग करते हैं और किस डिस्कवरी की वजह से इनको दिया गया है। ब्लैक होल की डिस्कवरी एक पर्सन को, और दूसरे पर्सन को जो गैलेक्सी के अंदर जो सेंटर में सुपर मैसिव इंपैक्ट पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग में डिस्कवरी के लिए इन दोनों को कंबाइंड दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट 1, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है कि जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन जिस कंट्री के पास है, उस कंट्री के अगेंस्ट में हमारी कंट्री एक पॉलिसी फॉलो करती है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है जो कि ये पॉलिसी है कि हम लोग उसके अगेंस्ट में नो फर्स्ट यूज करेंगे। यानी कि जिनके पास ऑलरेडी वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, उस कंट्री के अगेंस्ट में हम लोग पॉलिसी हम लोगों ने फॉलो कर रही है हमारी कंट्री कि पहली बार हम यूज नहीं करेंगे, उनको यूज करने देंगे, फिर जवाब में हम लोग रिप्लाई करेंगे। ये हमारी कंट्री की तरफ से पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द fissile material cutoff theory prohibit the manufacturing and movement of nuclear weapon। यानी कि ये एक तरह से ट्रीटी है, एक ट्रीटी है जिसे हम फिसाइल मटेरियल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन को जो प्रोड्यूस करने वाले जो काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इसके मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का, इसको प्रोहिबिट करते हैं। इसे कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे जो इस ट्रीटी को साइन करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से नॉट करेक्ट कौन सा है, यानी कि आपको चूज करना है गलत स्टेटमेंट कौन कौन से इन दोनों के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि भी गलत अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो भी हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करती है, और हमारी कंट्री के अलावा चाइना, नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो है ये हमारी जो कंट्री है ये नो फर्स्ट यूज को फॉलो करती है। अगर हम बाकी कंट्री की बात करें, यूडीएसएसआर है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी वो कंट्री जो नो फर्स्ट यूज को पॉलिसी को नो करती है यानी कि फॉलो नहीं करती, उसके अंदर यूएसए, रशिया, यूके, पाकिस्तान, इजराइल और फ्रांस है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्री की लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा जो हमारी कंट्री के बारे में जो बोला गया था कि हमारी कंट्री ये फॉलो करती है कि नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके अगेंस्ट में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी कंट्री फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा, और बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि फिसाइल मटेरियल ट्रीटी जो है ये प्रोहिबिट करती है, यानी कि ये बैन करती है एक तरह से कि प्रोडक्शन को और प्रोडक्शन जो उन सारे कंपोनेंट को जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर वेपन बनते हैं। कहने का मतलब है यूरेनियम और प्लूटोनियम,
इन दो प्रोडक्ट को के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक तरह से ब्लॉक करती है एग्रीमेंट, ये आपसे बोला गया और ये प्रपोज है अभी ये एग्रीमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अभी हमारा गलत है, ठीक है, और गलत ही हमें चूज करने के लिए बोला गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया यानी हमारी कंट्री और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में, यूएस और अमेरिका के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर चूज करना है करेक्ट कोड को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इसमें फर्स्ट एग्रीमेंट जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोरेंडम एग्रीमेंट, या जिसे हम LEMOA बोल सकते हैं। ये एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किया गया है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि ये सेकंड एग्रीमेंट GSOMIA ये साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसे हम कोमकासा यानी COMCASA कोमकासा एग्रीमेंट है, ये साइन किया गया इंडिया यूएसए के बीच में। और लास्ट की जो एग्रीमेंट है BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पिरिचुअल कोऑपरेशन, ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ये चार एग्रीमेंट के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि इन चारों में से इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला एग्रीमेंट ही साइन हुआ है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि ये GSMOI और इसके अलावा BECA ये दो एग्रीमेंट साइन किए गए। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ, यानी कोमकासा और BECA ये दो एग्रीमेंट इंडिया यूएसए के बीच में साइन किए गए हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि चारों ही एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए ने साइन कर रखे हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट करेक्ट है जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि यानी कि हमारी कंट्री इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो भी ऊपर की जितनी भी तीन एग्रीमेंट है, यानी कि LEMOA जो कि एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, ये हमारी कंट्री की जो मिलिट्री फैसिलिटी एक दूसरे को यूज करने से रिलेटेड है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में साइन की गई है। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड एग्रीमेंट जो कि है GSOMAI यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, यानी कि इसमें क्या करते हैं, दोनों कंट्री जो भी साइन करती है वो अपनी मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंसी को शेयर करते हैं, जो इंडिया और यूएसए ने साइन किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करें तो थर्ड कोमकासा यानी कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट है, जो कि 10 ईयर के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो इंडिया और यूएसए के बीच में जो हाई सेंसिटिव कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उनके इक्विपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये भी इंडिया और यूएसए ने साइन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो ये एक और है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स यानी कि ISA, ये भी इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन किया गया है, जिसे 2+2 डायलॉग को ध्यान में रखते हुए। 2+2 डायलॉग का मतलब है इंडिया की 2 मिनिस्ट्री और यूएसए की भी इस तरह की 2 मिनिस्ट्री वो आपस में साइन करती है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, ये दो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये 2 मिनिस्ट्री हमारी कंट्री से और सिमिलरली उनके यानी कि यूएसए के अंदर भी जो इस तरह की 2 मिनिस्ट्री है वो आपस में एग्रीमेंट साइन करती है। लेकिन अगर हम बात करें BECA, ये एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुई, प्रपोज्ड है, यानी कि अभी डिसाइड ये हुआ है कि अक्टूबर, इस महीने ही अक्टूबर 2020 में ये साइन होने के चांसेस है। जब इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग मीटिंग जब होगी तब ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, ठीक है। ये अभी साइन हुई नहीं है, होना भी बाकी है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिवर गोदावरी के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, यानी कि गोदावरी जो रिवर हमारी कंट्री के अंदर है, उस रिवर के अंदर कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि सहायक नदी नहीं है, ये आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो वर्धा है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वारणा इसकी सहायक नदी नहीं है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मनेर इसकी सहायक नदी नहीं है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है साबरी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है वो आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी करेक्ट है। बी का मतलब ये जो वारणा है, वारणा जो आपसे बोला जा रहा है, वारणा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ना होके रिवर कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है,
ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर तो हमारा बी हो गया। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो ये सारी जो रिवर यानी कि पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, ये वर्धा, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये सारी की सारी जो रिवर है, ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर आप बोल सकते हो। यानी कि इंद्रावती, मनेर, साबरी, ये सब रिवर कौन सी है, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी रिवर वो होती है कि कोई भी स्मॉल रिवर होती है जो बड़े रिवर में जाके मैच कर जाती है। जैसे अगर हम बात करें इस गोदावरी रिवर की, तो ये जो रिवर है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के ये बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। और इस बीच में जितनी भी रिवर इससे टच होती जाती है, छोटी छोटी रिवर का पानी जो उसमें मैच होता है, उसे हम बोल सकते हैं उसका ट्रिब्यूटरी रिवर। और ये सारी रिवर जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये सारी रिवर इसके अंदर उसमें मिल जाती है गोदावरी रिवर की वजह। यानी कि अब ये बोल सकते हो जो गोदावरी रिवर है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है। ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर फिर आंध्र प्रदेश, कुछ एमपी में थोड़ा बहुत हिस्सा जाता है इसका, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश को होते होते ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है रिवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो आपको बताना है। और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सी रिवर है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। मतलब वेस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि जिस तरफ ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उस रीजन की बात कर रहा हूं, उस तरफ जाके गिरती है। अगर मैं ईस्ट फ्लोइंग की बात करूं तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अलावा ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो एरिया में जिस के थ्रू होके जाके ये जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उस रिवर का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से ज्यादा इसे शेयर करिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।